आज हम बात कर रहे हैं इस साल की शायद सबसे सनसनीखेज और परेशान कर देने वाली कहानी की। एक ऐसी कहानी जिसमें सियासत है, ताकत का खेल है और है हमारे सिस्टम की नाकामी। सोचिए, हजारों की तादाद में अश्लील वीडियो, एक ताकतवर राजनेता देश से फरार। सवाल ये उठता है कि भारत का इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल आखिर इतने लंबे समय तक सबकी नजरों से छिपा कैसे रहा। चलिए आज इसी पहेली की परतों को खोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मामला आखिर कितना बड़ा और कितना गंभीर है। करीब करीब 3000, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। आरोप है कि ये 3000 वीडियोस शोषण, बलात्कार और ब्लैकमेल की कहानियां कहते हैं। ये आंकड़ा ही इस स्कैंडल के भयानक मास्टाब को दिखाने के लिए काफी है। और ये बयान देखिए, ये इस घोटाले की गंभीरता को साफ साफ दिखाता है कि ये कोई आम मामला नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास के सबसे बड़े और शर्मनाक कांडों में से एक है। अब सवाल ये कि इस कहानी का मुख्य किरदार प्रज्वल रेवन्ना आखिर है कौन? वो सिर्फ एक सांसद नहीं है, वो पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा का पोता है, एक बहुत ही शक्तिशाली राजनैतिक खानदान का वारिस। और इतना ही नहीं, वो एनडीए का उम्मीदवार था जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया था। ये कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि ये मामला इतने वक्त तक दबा कैसे रहा। तो वो कौन सी वजहें थीं, वो कौन सी दीवारें थीं जिनके पीछे इतने बड़े आरोप इतने लंबे समय तक छिपे रहे? चलिए अब उस चुप्पी की दीवार के बारे में जानते हैं। जरा इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। मार्च 2023 में रेवन्ना का ड्राइवर नौकरी छोड़ता है और जून आते आते रेवन्ना 86 मीडिया संस्थानों पर केस कर देता है। और फिर कमाल की तेजी दिखाते हुए ठीक अगले ही दिन अदालत एक गैग ऑर्डर जारी कर देती है। मतलब इस कहानी पर कानूनी तौर पर ताला लगा दिया गया। तो ये गैग ऑर्डर आखिर था क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक कानूनी हथियार था, एक ऐसा आदेश जिसने रेवन्ना के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया और किसी भी मीडिया हाउस को इन वीडियोस के बारे में कुछ भी छापने से रोक दिया। लेकिन क्या वाकई किसी को कुछ पता नहीं था? सच तो यह है कि राजनीतिक गलियारों में इसकी भनक सबको थी, लेकिन उन चेतावनियों को लगातार नजरअंदाज किया गया। ये हमारे सिस्टम की एक बड़ी नाकामी की तरफ इशारा करता है। जी, देवराज गौड़ा का ये बयान सुनिए। इससे साफ है कि वीडियो का होना एक खुला रहस्य था, एक ओपन सीक्रेट। मतलब सबको पता था, लेकिन कानूनी बंदिशों की वजह से कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। और ऐसा नहीं कि सच को बाहर लाने की कोशिश नहीं हुई। देवराज गौड़ा ने पब्लिक में बयान दिए, वीडियो लीक करने की धमकी दी, यहाँ तक कि बीजेपी के बड़े नेताओं को चिट्ठियां भी लिखीं। ये सब खतरे की घंटियां थी जिन्हें जानबूझकर या तो अनसुना कर दिया गया। और फिर जब चुनाव से ठीक पहले ये स्कैंडल आखिरकार फटा, तो ये न्याय की लड़ाई कम और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का अखाड़ा ज्यादा बन गया। इस पूरे मामले में भूचाल आया एक पेन ड्राइव से। और इसकी टाइमिंग देखिए, चुनाव से ठीक एक दिन पहले इस लीक ने वो सच बाहर ला दिया जिसे गैग ऑर्डर के जरिए दबाया जा रहा था। इसके बाद शुरू हुआ एक क्लासिक पॉलिटिकल ब्लेम गेम। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार के होते हुए रेवन्ना देश से भागा कैसे, तो वहीं बीजेपी ने पलट कर कहा कि कानून व्यवस्था तो राज्य का मामला है, तो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इतने महीनों से क्या कर रही थी। दिलचस्प बात यह है कि ये दरार सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं थी, बल्कि रेवन्ना के अपने परिवार में भी थी। एक तरफ पिता एच.डी. रेवन्ना इसे 5 साल पुराने वीडियो कहकर टालने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ चाचा एच.डी. कुमारस्वामी ने इसे एक गंभीर मुद्दा बताया और कहा कि वो शर्मिंदा है। तो अब हम आते हैं इस मामले से जुड़े उन बड़े और अनसुलझे सवालों पर। ये वो सवाल हैं जो इस घोटाले ने हमारे पूरे सिस्टम और समाज के सामने खड़े कर दिए हैं। पहला और सबसे सीधा सवाल, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो, हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थीं जब इतना बड़ा आरोपी आराम से देश छोड़कर जा रहा था? ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरा सवाल हमारी न्याय व्यवस्था पर है। एक तरफ आम आदमी को सालों तक तारीखें मिलती हैं और दूसरी तरफ एक ताकतवर इंसान को 24 घंटे के अंदर 86 मीडिया हाउस को चुप कराने का आदेश मिल जाता है। आखिर ये कैसे हुआ? और तीसरा सवाल शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। सैकड़ों पीड़ित, लेकिन शिकायत करने की हिम्मत एक ने भी नहीं की। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जब सामने कोई ताकतवर इंसान हो तो हमारे सिस्टम पर लोगों का भरोसा कितना कमजोर है। अब बात राजनीतिक जवाबदेही की।
बीजेपी जो अपने हर उम्मीदवार की पूरी जांच पड़ताल का दावा करती है, क्या उसे अपने सहयोगी और उम्मीदवार के इनकारनामों के बारे में सच में कुछ नहीं पता था? ये सवाल सीधे सत्ताधारी गठबंधन के टॉप लीडरशिप से है। लेकिन सवाल सिर्फ सत्ता पक्ष से नहीं, विपक्ष से भी है। अगर कांग्रेस के पास ये पेन ड्राइव महीनों से थी, तो क्या वो राजनीतिक फायदे के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे थे? न्याय दिलाने से ज्यादा जरूरी क्या चुनावी फायदा था? और उस पार्टी का क्या होगा जो इस पूरे तूफान के केंद्र में है? जेडीएस, जो पहले से ही पारिवारिक कलह से जूझ रही थी, क्या ये स्कैंडल उसकी राजनीति का अंत साबित होगा? ये सारे सवाल तो थे संस्थाओं पर, पार्टियों पर, लेकिन एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल वो हम सबसे है, भारतीय समाज से है। याद कीजिए 2012 का निर्भया केस। पूरा देश एक आवाज में सड़कों पर था। आज यहाँ सैकड़ों पीड़ितों की बात हो रही है, लेकिन वो गुस्सा, वो आक्रोश कहाँ है? क्या हमारा गुस्सा भी अब राजनीतिक सहूलियत देखकर बाहर आता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना होगा।